सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। इंडिया जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है इसके अंदर जो है आज हम 61th यानी कि 61वां लेक्चर जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें जो है देख रहे होंगे। आई होप आपकी तैयारी भी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, लास्ट 6 दिन से हम जो है टॉपिक वाइज यहाँ पर कर रहे हैं। किसको टॉपिक वाइज कर रहे हैं? पॉलिटी को जो है टॉपिक वाइज कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड भाई, इसको छोटा सा थोड़ा सा पतला कर लेता हूं मेरे भाई। ठीक है, तो लास्ट 6 दिन से हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं पॉलिटी को, और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कर चुके हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को हम कर चुके हैं, हाई कोर्ट को हम कर चुके हैं, और किसको हम कर चुके हैं? पंचायत को हम कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूं, नगर पालिका को हम कर चुके हैं। ठीक है, नगर पालिका को कर चुके हैं। ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे, और ये सारे टॉपिक्स मैंने कैसे करवाए हैं? डिटेल से भी करवाए हैं, और प्लस जो है थ्योरी, डिटेल से और थ्योरी से भी करवाए हैं, प्लस मैंने जो है ट्रिक के माध्यम से भी करवाए हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वनडे एग्जाम्स में यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन मेरे भाई। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी 2 टॉपिक्स और बचे हुए हैं हमारे पॉलिटी के चैप्टर के, पॉलिटी के मेरे भाई। ठीक है, तो 2 टॉपिक बचे हुए हैं। आज हम यहाँ पर कौन सा जो है टॉपिक करने वाले हैं? भारतीय निर्वाचन आयोग करने वाले मेरे भाई। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग करने वाले हैं। ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और इसको भी हम जो है आज डिटेल से यहाँ पर समझने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा मेरे भाई, जिससे आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो सके मेरे भाई। ठीक है, एवरीथिंग डिटेल में यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ। महज 15 क्वेश्चन, आप इनको मानने की जो है गलती मत करना, क्योंकि एक वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट टॉपिक करवा रहा हूं, और कंप्लीट करवाने का यही मतलब है। जिस हिसाब से वर्तमान में जो एग्जाम्स लिए जा रहे हैं ना, जिन डिफिकल्टी लेवल पर जो है एग्जामों को लिया जा रहा है, तो उसके हिसाब से हमें ऐसे ही पढ़ना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, इस वहम में मत रहना कि भाई कि ग्रुप सी का पेपर है या फिर ग्रुप डी का पेपर है, इस तरीके से पेपर आएगा। अगर आप ऐसे मान के चलेंगे ना, तो अभी रिसेंटली पेपर हो रहा है, किसका पेपर हो रहा है? यूपी का पेपर हो रहा है। ठीक है, होमगार्ड का पेपर अभी हुआ है, चल ही रहा है, शायद अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसका पेपर देख लेना, उस पेपर का लेवल कैसा रखा गया है मेरे भाई। ठीक है, तो ये अभी ये मत सोचना कि ये यूपी का पेपर है कि भाई अपने हरियाणा में नहीं होगा। अपना हरियाणा तो इनसे भी एडवांस है मेरे भाई, समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए बोल रहा हूँ डिटेल से पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। बस मेरे लिए यही मोटिवेशन का काम करता है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो सेशन को शुरू कर लेते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग को शुरू कर लेते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग को शुरू करने से पहले 2 शब्द मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 2 शब्द का क्या मतलब है अभी आपको बताऊंगा। पहला शब्द आपको याद रखना है ERA और PSM। ठीक है, ये एक शब्द है 6 अक्षरों का मेरे भाई। ठीक है, इस शब्द का क्या मतलब है? इस शब्द का मकसद सिर्फ ये है कि आपको याद हो जाएंगे जो अभी हम भारतीय निर्वाचन आयोग के 6 अनुच्छेद पढ़ेंगे ना, कहां से कहां तक, 324 से लेके 329 तक जितने भी अनुच्छेद है, इन सभी अनुच्छेद में कंप्लीट प्रोसेस दिया गया है भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में। इन सभी को डिटेल से याद करने के लिए जो है आपको इस शब्द की जरूरत पड़ेगी, ERA PSM। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसको 2 टुकड़ों में बांट लेना मेरे भाई, इस शब्द को। ठीक है, बस मैं आपको तरीका बता रहा हूं, बाकी आपको जिस भी तरीके से इस शब्द को याद करना आसान लगे वैसे आपको याद कर लेना है। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था, 2 जो टॉपिक हमने करे थे ना, पंचायत और नगर पालिका, सिर्फ यही 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनके अंदर ज्यादा अनुच्छेद है। बाकी जितने भी टॉपिक है पॉलिटी के अंदर, उनके अंदर बहुत कम अनुच्छेद है, और वो याद भी रह जाते हैं। इसीलिए मैंने डिटेल से करवाया था नगर पालिका और जो है पंचायत को। एवरीथिंग हम ऐसे ही डिटेल से याद करेंगे इन फ्यूचर में भी। ठीक है मेरे भाई, और ऐसे ही आपका सिलेक्शन होएगा मेरे भाई। आपको प्रॉपर बैठना पड़ेगा, आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, आपको प्रॉपर कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, एवरीथिंग आपको रखना पड़ेगा, तभी वर्तमान में जो है आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हो, या फिर आपका सिलेक्शन हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब 2 शब्द मैंने आपको कौन से बताए? पहला तो आपको ये याद रखना है ERA PSM। अभी इसको 2 टुकड़ों में बांट लेना है, ERA और PSM। पहला शब्द हो गया ERA। ERA का क्या मतलब होता है? एरा, किसी चीज का एरा चलना। वर्तमान में ये शब्द काफी लोकप्रिय है, एरा। एरा का मतलब क्या होता है? युग होता है भाई। ठीक है, एरा का मतलब युग। युग से आप कुछ भी याद सकते हैं, याद रख सकते हैं, जैसे कि वर्तमान में अगर आप क्रिकेट के फैन है तो आप याद रखना जसप्रीत बुमराह। ठीक है, जसप्रीत बुमराह भारत का एक बॉलर है, इसका युग चला हुआ है मेरे भाई। ठीक है, वनडे क्रिकेट ले लो, ODI क्रिकेट ले लो, T20 क्रिकेट ले लो, या टेस्ट क्रिकेट ले लो, हर जगह ये विकेट लेता है, इसका नाम बड़ा चला हुआ है, और ये वर्तमान में इसका युग चल रहा है क्रिकेट के अंदर मेरे भाई। ठीक है, स्टडी की बात करेंगे तो फिजिक्स वाला का उदाहरण याद रख लेना मेरा भाई। वर्तमान में जो है
फिजिक्स वाला जो संचालक है यानी इनके जो डायरेक्टर है फिजिक्स वाला किसने बनाया, आप सभी जानते होंगे अलग पांडे सर के द्वारा जो है ये बनाया गया है। इनका भी वर्तमान में जो है युग चल रहा है स्टडी के अंदर मेरे भाई। ऐसे आपको एरा याद रखना है, 3 शब्द जो है आपको याद हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। इनसे बनेगा क्या वो हम नीचे ट्रिक में आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। अब ये अगले शब्द कैसे याद रखेंगे, पीएसएम। पीएसएम आप कैसे याद रखेंगे, एक शब्द है पीएससी मेरे भाई, ठीक है। पीएससी क्या है, पीएससी एक आयोग है, जैसे कि अपना एचपीएससी है, ठीक है। एचपीएससी है ना, एचपीएससी कौन सी परीक्षा कराता है, एचसीएस की परीक्षा करवाता है मेरे भाई, ठीक है। ऐसे आप ये अक्षर याद रखेंगे, पीएसएम, यहां पे एम जुड़ जाएगा बस, पी एस एस सी की एस की जगह यहां पे क्या जुड़ जाएगा, एम जुड़ जाएगा। और एम से आप क्या याद रख सकते हैं, एम से कुछ भी याद रख लेना, मैनेजमेंट रख लेना, ठीक है। पीएसएम आपको याद रखना है, पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट जो है आप याद रख लेना मेरे भाई, ठीक है। अच्छा ये चीज किसी को पता है, एचपीएससी और पीएससी और पीसीएस के अंदर क्या डिफरेंस होता है, किसी को पता है, कोई है बच्चा यहाँ पे जो इसकी तैयारी कर रहा हो, पीसीएस की जो है तैयारी कर रहा हो, तो थोड़ा सा आपको बता देता हूं। एचपीएससी क्या है, ये बोर्ड है मेरे भाई, ठीक है। ये बोर्ड है, ये क्या है, ये संस्था है मेरे भाई जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है मेरे भाई, ठीक है। एचपीएससी क्या है, यानी कि पीएससी की यहां पे बात चल रही है मेरे भाई, ठीक है। पीएससी क्या है, यहां पे एक पीएससी जो है संस्था है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। पीसीएस क्या है, पीसीएस एक परीक्षा है मेरे भाई जो ये संस्था जो है कंडक्ट करवाती है। इसके अंदर बहुत सारी एग्जाम परीक्षा वो पोस्ट आ जाती है, जैसे कि एसडीएम की पोस्ट आ गई, ठीक है, डीएसपी की पोस्ट आ गई, तहसीलदार की पोस्ट आ गई, ठीक है, टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट आ गई, और भी बहुत सारी पोस्ट आती है, ये परीक्षा होती है। तो याद रखना पीएससी और पीसीएस में इतना सा फर्क है, पीएससी एक संस्था है जो कि बोर्ड है जो कि एग्जाम कंडक्ट कराता है, और पीसीएस क्या है, ये राज्य स्तरीय परीक्षा है जिसके अंदर बहुत सारी जो है पोस्ट आ जाती है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई, ठीक है। ये हो गया पहला शब्द, ठीक है। यहां पे हमने जो है ट्रिक का जो है शब्द देख लिया, ईआरए पीएसएम, एरा पीएसएम शब्द आपको याद रखना है। दूसरा आपको क्या याद रखना है, दूसरा रखना है एक शब्द, एक व्यक्ति का नाम है सुकुमार सेन मेरे भाई, ठीक है। सुकुमार सेन आप सभी जानते हैं कौन है भाई, हमारे ये पहले मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे मेरे भाई, ठीक है। इनका नाम मैं यहाँ पे क्यों ले रहा हूं, इनका नाम से जुड़ा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है जो आपको आई होप शायद ना पता हो, और आई होप आपको पता भी हो सकता है। कुछ बच्चों को नहीं पता, उन्हीं के लिए उनके बारे में बता रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट पर्सन क्यों थे, आप सभी जानते हैं। भारत में जो पहले चुनाव हुए थे वो कब हुए थे मेरे भाई, 1951-52 में जो है भारत के पहले चुनाव हुए थे। उस समय जो चुनाव करवाने के लिए बहुत बड़ा मुद्दा होता था, बहुत एक परीक्षा टाइप होती थी। क्यों होती थी, क्योंकि 1951-52 में भारत आजाद 1947 में हुआ था। उसके बाद जो आम चुनाव पहले हुए थे वो कब हुए थे, 1951-52 में पहले चुनाव हुए। इनके लिए इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि भाई उस समय जो है भारत की जनसंख्या जो थी ज्यादातर अशिक्षित लोग होते थे, शिक्षित लोग इतने ज्यादा नहीं होते थे। भाई शिक्षित का तो चलो समझ आ जाता है, उनको बताने की जरूरत नहीं होती। अब अशिक्षित लोगों को कैसे चुनाव देना है, कैसे चुनाव में पार्टिसिपेट करना है, किस तरीके से आपको वोट डालना है, निष्पक्ष चुनाव आपको कैसे कराना है, ये काफी सारी जो है इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कंडक्ट करवाना बेहद मुश्किल थी। तो सुकुमार सेन उस समय के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने इस प्रोसेस को बेहद ही आसान तरीके से किया था। तो इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। इन्होंने जो है बुनियादी ढांचा, मतलब एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, उसके आधार पर जो है काम किया। इन्होंने रंग कोडिंग और चुनाव चिन्हों जैसे तकनीकों का इस्तेमाल किया था ताकि अनपढ़ जो लोग थे ना, अशिक्षित लोग थे, वो आसानी से जो है वोट दे सके। अब कलर कोड का मतलब क्या है भाई, लाल कलर का अलग कोड था, पीले कलर का अलग कोड था। मतलब जिनको भाई पढ़ना लिखना नहीं आता तो उनके लिए कलर कोड का यूज किया गया था ताकि लोग आसानी से समझ सके, ताकि भाई किस तरह जो है वोट में सिलेक्शन लेना है। तो इन्होंने जो ये सफलतापूर्वक वोट करवाया था ना 1951-52 में, इसकी जो है सराहना पूरे इंटरनेशनल स्तर पर हुई थी, क्योंकि इस समय भारत एक मॉडल बन गया था विश्व स्तर पर कि भाई जो है आज़ादी के बाद जो है इतना प्रशासनिक तरीके से जो है चुनाव कंडक्ट करवा दिया मेरे भाई, ठीक है। अब चुनाव कंडक्ट करा दिया तो भारत की जो है प्रशंसा होने लगी, भाई देश विदेशों में भी प्रशंसा होने लगी। उसके बाद एक देश का नाम है सूडान। अब आप मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता दो कौन से कॉन्टिनेंट का ये देश है मेरे भाई, ठीक है। कौन से कॉन्टिनेंट का देश है मेरे भाई, ठीक है, ये आप मुझे बता देना। तो 1952 में जब ये करवाया था ना, चुनाव कंडक्ट करवाया था सुकुमार सेन ने, उस समय जो है 1952 में ये जो सूडान देश है इस पर किसका प्रभाव होता था, इस पर जो है ब्रिटिश और जो है ब्रिटिश और किसका था, मिस्र, हाँ ब्रिटिश और मिस्र का प्रभाव होता था सूडान पे। लेकिन 1953 में क्या हुआ, 1953 में इन्होंने जो है आज़ादी की तरफ जो है
आज़ादी की तरफ जो है बढ़ने का निर्णय लिया, और जो है जो इनके राष्ट्रवादी नेता होते थे उन्होंने जो है चुनाव करवाने की एक डिमांड रखी, भाई निष्पक्ष एक चुनाव करवाया जाए। उसके बाद 1953 में जो है एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ मेरे भाई, ठीक है। 1953 में जो है एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ, किस किस के बीच में, सूडान और भारत के बीच में। सूडान ने हेल्प मांगी कि भाई आप एक काम करो, आप ही की तरह हमारे भी जो है निष्पक्ष एक चुनाव करवा दो, ताकि हमारे अंदर भी जो है व्यवस्था बनी जा सके। तो उस समय आप सभी जानते हैं 1953 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन होते थे, जो है जवाहरलाल नेहरू, हमारे पंडित जी प्रधानमंत्री होते थे। उन्होंने क्या किया, सुकुमार सेन को जो है मेरे भाई कहाँ भेज दिया, सुकुमार सेन को कहाँ भेज दिया, सुकुमार सेन को सूडान भेज दिया। ये कितने दिन रहे यहाँ पर, लगभग 9 महीने यहाँ पर रहे मेरे भाई, 9 महीने ये सूडान के अंदर रहे, और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इन्होंने यहाँ पर भी जो है चुनाव को कंडक्ट करवाया, और इनको चुनाव कंडक्ट करवाया, और इसीलिए इनको काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने चुनाव कंडक्ट कराया सूडान के अंदर। इसीलिए इनको क्या माना जाता है, सूडान के अंदर क्या माना जाता है, लोकतंत्र का रक्षक माना जाता है मेरे भाई, ठीक है। लोकतंत्र का रक्षक इनको कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है, सूडान के अंदर कहा जाता है। और सूडान की राजधानी क्या है मेरे भाई, कोई बता सकता है सूडान की राजधानी क्या है? सूडान की राजधानी खार्तूम हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। खार्तूम में, सूडान की राजधानी खार्तूम है। यहाँ पर एक सड़क का नाम जो है सुकुमार सेन के नाम पर रखा गया है, इनकी रिस्पेक्ट के नाम पर जो है ये इनकी सड़क का नाम जो है सुकुमार सेन के जो है ऊपर रखा गया मेरे भाई। ये बेसिक ऐतिहासिक तथ्य था जो आपको जानना बेहद जरूरी है। कमेंट सेक्शन में बताना कितने बच्चों को जो है ये चीज पता थी और कितने को नहीं पता थी। जरूरी नहीं है यहां से क्वेश्चन पूछेगा, देखिए वनडे एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। वैसे देखिए पॉसिबल तो आज के समय में कुछ भी है, क्या पता पूछ भी ले, लेकिन वनडे एग्जाम्स में थोड़ा सा जो है इतना डीपली नहीं जाता है। जो पीसीएस या फिर यूपीएससी होती है ना, वहां पर जो है इतना डीपली चला जाता है। बस आपको नॉलेज के लिए जो है मैंने ये ऐतिहासिक फैक्ट जो है मैंने आपको यहां पर बताया है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए हम आ जाते हैं अब अपने स्लाइड्स पे आ जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो अब हम अपनी स्लाइड्स पे आ जाएंगे, और यहाँ तक हमने सारी चीज़ें देख ली हैं, ऐतिहासिक तथ्य देख लिया है, और हमने क्या देख लिया है, हमने यहाँ पे जो है ईआरपीएसएम के बारे में भी जान लिया है मेरे भाई, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके फैक्चुअल डाटा के ऊपर चलते हैं, जो आपको निर्वाचन आयोग के बारे में याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए भारत निर्वाचन आयोग एक नज़र में हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है संविधान के किस भाग में जो है भारतीय निर्वाचन आयोग को रखा गया है, तो भाग 15 के अंतर्गत जो है निर्वाचन आयोग को रखा गया है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए जो संविधान के किस भाग में जो है भारत निर्वाचन आयोग मिलता है, तो भाग 15 के अंतर्गत जो है मिलता है मेरे भाई, ठीक है। अनुच्छेद आपसे पूछे तो 324 से 329 तक जो है भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में कंप्लीट डिटेल यहां पर दी गई है। स्थापना की बात करें तो आप बताएंगे 25 जनवरी 1950 को जो है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसीलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को जो है सेलिब्रेट किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। निकाय का रूप क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इवन मैंने यूपीएससी में ये क्वेश्चन देखा था, डायरेक्ट पूछा गया था, बताइए भारतीय निर्वाचन आयोग है, वहां पे ऑप्शन दिए गए थे, संवैधानिक निकाय है, अर्ध संवैधानिक निकाय है, 2 और ऑप्शन दिए गए थे। तो डायरेक्ट आप बताएंगे भाई जो भारतीय निर्वाचन आयोग है ये एक स्थानीय संवैधानिक निकाय है मेरे भाई, स्थायी संवैधानिक जो है ये निकाय हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। संरचना की बात करूं तो वर्तमान में यह 3 सदस्यीय है। जब मूल संविधान हमारा बना था ना, यानी कि जब इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, उस समय जो है ये 1 सदस्यीय ही होता था, लेकिन वर्तमान में ये 3 सदस्यीय जो है आयोग है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 जो है अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब हम अनुच्छेदवार इसको देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। एक सेकंड मेरे भाई, हाँ अब हम अनुच्छेदवार इसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 324 किससे रिलेटेड है, डोंट वरी, अभी ट्रिक भी आपको बताऊंगा। चुनाव आयोग की स्थापना और चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति जो है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 325 के अंतर्गत क्या दिया गया है, तो धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल न करने या इन आधारों पर अपात्र होने का प्रावधान है। यानी कि आप किसी को जो है किसी के साथ जो है अनुच्छेद 325 के तहत जो है चुनाव में भाग लेना या इसके तहत जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 326 क्या कहता है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा आप सभी जानते हैं 21 उम्र से घटाकर जो है 18 वर्ष जो है उम्र कर दी गई थी मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम अनुच्छेद 327 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 327 क्या कहता है, चुनाव के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति है मेरे भाई, ठीक है। अनुच्छेद 327 में क्या है कि भाई चुनाव के संबंध में जो है कानून बना सकता है, कौन बना सकता है,
संसद बना सकता है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अनुच्छेद 328 के ऊपर। अनुच्छेद 328 क्या कहता है? चुनाव के संबंध में कानून बनाने की राज्य विधानमंडल की शक्ति मेरे भाई। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखना। अनुच्छेद 327 में क्या कहता है कि भाई संसद कानून बना सकती है चुनाव के संबंध में, लेकिन अनुच्छेद 328 क्या कहता है? चुनाव के संबंध में जो है कानून बना सकता है राज्य विधानमंडल मेरे भाई, ठीक है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 कहता है मेरे भाई चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है परिसीमन आदि के मामलों में मेरे भाई। इसका क्या मतलब है? चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। इसका मतलब ये हो जाएगा मेरे भाई, एक सेकंड अभी बताता हूं, फोन आ रहा है, 1 मिनट के लिए होल्ड रखना प्लीज। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया ना हमारा हस्तक्षेप। अच्छा यहां पर थे हस्तक्षेप। अच्छा हस्तक्षेप क्या क्या मतलब है इसका? ये मतलब है जब तक चुनाव चल रहे हैं, जब तक, एक सेकंड मेरे भाई थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये मैं इसीलिए बोलता हूं जब तक आपको शब्दों का मतलब समझ नहीं आएगा ना तब तक कोई फायदा नहीं है रटने का मेरे भाई। रटने का भी मतलब तब रटने का मतलब तब होता है, यानी कि रटने का फायदा तब होता है जब आपको शब्दों का मतलब पता हो, ठीक है। शब्दों का मतलब पता होगा तभी फायदा है। चल अब देखो, हस्तक्षेप पर रोक, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मतलब कि जो चुनाव है ना, चुनाव में जो है अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती, यानी कि जो है डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती। अब कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। इनका क्या मतलब है? कर सकती है, नहीं कर सकती। इसका ये मतलब है जब तक, पहला पॉइंट ये याद रखना, पॉइंट नंबर 1 मैं यहां पे लिख देता हूं, जब तक चुनाव चल रहे हैं तब तक क्या कहा गया? अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती मेरे भाई। आई बात समझ में? कहने का ये मतलब है पॉइंट नंबर 1 में, जब तक चुनाव चल रहे हैं ना, यानी कि चुनाव स्टार्ट हो गए और चुनाव खत्म हो गए, यानी कि 10 दिन या 15 दिन या जितने दिन भी चुनाव चला उस टाइम पीरियड के दौरान जो है अदालत इंटरफेयर नहीं कर सकती। चुनाव के बाद, यहां पे पॉइंट लिख देता हूं, चुनाव के बाद। अब चुनाव के बाद का क्या मतलब है? चुनाव के बाद यानी कि जो है भाई कल चुनाव समाप्त हो गए, कल जो है चुनाव का अंतिम दिन था, ठीक है, कल चुनाव समाप्त हो गए। इसके बाद भाई अगर किसी को लगता है, आपको या मेरे जैसे बंदे को लगता है भाई चुनाव के मामलों में गड़बड़ी हुई है, चुनाव के रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, तो आप डायरेक्ट जो है अदालत जा सकते हो। तब जो है अदालत आपके बीच में जो है इंटरफेयर करेगी, तब अदालत जो है इंटरफेयर कर सकती है। ये दोनों मैटर थे, हस्तक्षेप करना और हस्तक्षेप न करना। आई होप ये चीज आपको जो है समझ आ गई होगी मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। महत्वपूर्ण एनसीईआरटी बिंदु की बात करें तो यहां पे क्या लिखा गया है? यहां पे लिखा गया है नियुक्ति। नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल की बात करूं तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले होएगा उसी में आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। या तो 6 वर्ष कार्यकाल आप पहले कंप्लीट कर लेंगे, या फिर आपकी एज 65 वर्ष हो जाएगी, जो भी पहले हो। यहां तक जो है आपकी रिटायरमेंट एज है मेरे भाई, ठीक है। हटाने की प्रक्रिया, हटाया कैसे जा सकता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर जो है हटाया जाता है। मुख्य कार्य की बात करूं तो मतदाता सूची तैयार करना, ये इसका काम होता है। चुनाव का समय और कार्यक्रम तय करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना और चुनाव चिन्ह को जो है आवंटित करवाना, अवेलेबल कराना, ये सारे काम जो है मुख्य निर्वाचन आयोग का जो है काम होता है मेरे भाई, ठीक है। अब देख लेते हैं ट्रिक। ये हमने ट्रिक देखी थी ना सबसे पहले, एरा और पीएसएम का क्या मतलब है। तो एरा से, ई से आप क्या बनाओगे? ई से आप बनाओगे मेरे भाई एस्टैब्लिशमेंट बनाओगे मेरे भाई, ठीक है। ई से आप क्या बनाओगे? एस्टैब्लिशमेंट बनाओगे। एस्टैब्लिशमेंट का क्या मतलब होता है? एस्टैब्लिशमेंट का मतलब हिंदी में होता है निर्माण, यानी कि निर्माण करना, यानी कि चुनाव आयोग की स्थापना करना अनुच्छेद 324 में दिया गया है मेरे भाई। आर से क्या बनाओगे? आर से आप बनाओगे रिलीजियन, ठीक है, रिलीजियन यानी कि धर्म। अब यहां पे क्या लिखा गया? अनुच्छेद 325 में किसी भी लिंग, जाति या धर्म के आधार पर जो है वोटिंग के अंदर वोट लेने से जो है आप किसी को रोक नहीं सकते, आप किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं कर सकते मेरे भाई, ठीक है। ERA। ए से आप क्या बनाएंगे? अडल्ट सफरेज बनाएंगे। अडल्ट सफरेज यानी कि अडल्ट आप कब माने जाते हैं? जब आपकी एज 18 प्लस हो जाती है तब आपको अडल्ट माना जाता है, यानी कि हिंदी में वयस्क आपको बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। जब आप 18 प्लस हो जाएंगे उसी के बाद जो है आप वयस्क मताधिकार हो जाएंगे, आप जो है इसके अंतर्गत वोट डाल सकते हैं अनुच्छेद 326 के तहत मेरे भाई, ठीक है। अब पी से आप क्या बनाएंगे? ये बन गया ना अगले 3 शब्द PSM। अब यहां से क्या बनाओगे? पी से आप बनाओगे पार्लियामेंट पावर बनाओगे। पार्लियामेंट पावर यानी कि संसद की शक्ति। अनुच्छेद 327
327 और 328 देखा था ना, कॉमन चीज है। 327 में भाई चुनाव पर कानून बनाएगा संसद, और अनुच्छेद एस से क्या बनाओगे, स्टेट लेजिस्लेचर बनाओगे, यानी कि चुनाव पर कानून कौन बनाएगा, राज्य विधानमंडल बनाएगा। दोनों सेम है, याद रख लेगा, आई होप याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एम से आप क्या बनाओगे, एम से बनाओगे मेडलिंग या फिर मिडल। अब इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ है, हिंदी में क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना मेरे भाई, ठीक है, हस्तक्षेप करना या फिर टांग अड़ाना मेरे भाई, ठीक है, टांग अड़ाना, ये मतलब होता है इस इंग्लिश का मेरे भाई, ठीक है। तो अनुच्छेद 329 के तहत अदालतों के जो है हस्तक्षेप पर रोक लगाता है अनुच्छेद 329 मेरे भाई। ये ट्रिक थी, ऐसे जो है भारतीय निर्वाचन आयोग के 6 अनुच्छेद आप आसानी तरीके से जो है याद कर सकते हैं। इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना और पीडीएफ को अच्छे से डाउनलोड करके मल्टीपल्स टाइम पढ़ लेना, जब तक आपका रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं हो जाता। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं निर्वाचन आयोग से इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, जो मैंने यहां पे लिखी हुई है चीजें मेरे भाई। समझ गए यहां तक, चलिए आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और दिए गए हैं। अनुच्छेद 327 संसद और अनुच्छेद 328 राज्य में फर्क बस इतना है कि संसद के पास पूरे देश और राज्यों के चुनाव के लिए कानून बनाने की व्यापक शक्ति है, जबकि राज्य केवल अपने सदन के चुनाव के लिए पूरक सप्लीमेंट्री जो है नियम बना सकता है। यदि संसद और राज्य के कानून में टकराव होता है तो संसद का कानून मान्य होगा। ये सारी चीजें आपको पता होगी। यहां तक जो है हमारा टॉपिक जो है डिटेल जो ओवरव्यू था ना भारतीय निर्वाचन आयोग का, ये सारी कंप्लीट हम देख चुके हैं। अब हम एक एक करके जो है क्वेश्चनों को देखना शुरू करते हैं। यकीन मानिएगा इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर बोला गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। तो अभी हम देख के हैं अनुच्छेद 324 के तहत जो है भारतीय निर्वाचन आयोग का जो है गठन दिया गया है। भाग 15 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा मेरे भाई, ठीक है। इसको डिटेल से बैठ के आराम से बैठ के आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये चीज जरूर आप याद रखेंगे, निर्वाचन आयोग एक जो है संवैधानिक निकाय है मेरे भाई। आई बात समझ में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। अब जो आप ये ओवरव्यू और डिटेल और थ्योरी और ट्रिक जब ये मिलाकर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो यकीन मानिएगा क्वेश्चन ऐसे ही निकलेंगे जैसे मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं मेरे भाई। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा और कितने चुनाव आयुक्त होते हैं। तो मैंने अभी बताया था भाई, जब जो ये चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी उस समय ये 1 सदस्यीय होता था मेरे भाई, ठीक है, 1 सदस्यीय होता था। लेकिन आपसे क्या पूछेगा, वर्तमान में पूछेगा। तो वर्तमान में ये कितने सदस्यीय है, तो वर्तमान में ये 3 सदस्यीय, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और जो 2 है नॉर्मल मेंबर होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या पूछा है, वर्तमान निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव, अच्छा 2, ठीक है। तो ये 3 हो जाए, अच्छा कितने चुनाव आयुक्त पूछे ना, तो 2 हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर जो है बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। डिटेल से यहां पे देख लेते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग की संरचना के संबंध में मुख्य तथ्य निम्नलिखित है। अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियत करे मेरे भाई, ठीक है। वर्तमान में आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त है। इसका थोड़ा सा याद रखना बेहद जरूरी है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यहां से क्वेश्चन पूछता है 1989 तक, यानी कि जब भारत आजाद हुआ ना, कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। पहले आम चुनाव कब करवाए गए थे, 1951-52 में करवाए गए थे। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन होते थे, सुकुमार सेन होते थे। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद 1989 तक, मतलब कि 1988 तक की ये बात कर रहा है, एक सदस्यीय निर्वाचन था। ये देखो, आयोग 1 सदस्यीय था, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयोग में सिर्फ 1 ही सदस्य होता था। लेकिन 1989 के आम चुनावों के ठीक पहले 2 अन्य चुनाव आयुक्तों को नियुक्त किया गया, जिससे यह बहुसदस्यीय हो गया। बीच में कुछ समय के लिए यह फिर से 1 सदस्य हुआ, लेकिन 1993 में इसे स्थायी रूप से 3 सदस्यीय CEC मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1 और 2 अन्य बना दिया गया। तो ये दोनों डेट्स आप याद रखेंगे। कौन सी दोनों डेट्स याद रखेंगे, एक तो 1989 याद रखेंगे और एक 1993 याद रखेंगे। ये दोनों डेट्स आप डेफिनेटली याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। शक्तियां यहां से आप देख लेना। शक्ति है भाई, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती है। निर्णय बहुमत के आधार पर जो है लिए जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर मेरे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। ऊपर ओवरव्यू में मैंने बताया था मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से देख लेते हैं क्या कह रहा है। भारतीय निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार है। अनुच्छेद 324 के दौरान संविधान के इस अनुच्छेद के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति
जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, याद रखना। मतलब कि एक मुख्य निर्वाचन है और 2 अन्य सदस्य है, इन सभी की नियुक्ति कौन करेगा? सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया। राष्ट्रपति है नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। नोट, हाल ही में संसद द्वारा पारित नए कानून मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के अनुसार अब एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, जिसे पीएम, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता जो है शामिल होता है। इसको भी, नोट को भी याद रखना भैया, ठीक है। हाल ही में जो है करंट अफेयर से रिलेटेड ये मुद्दा हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं कार्यकाल की सुरक्षा। भाई एक बार नियुक्त होने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाना बहुत कठिन होता है। उन्हें उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। यह इसीलिए किया गया है। क्या किया गया है? मतलब कि इतनी डिफिकल्ट प्रोसेस उसको हटाने के लिए क्यों की गई है? ताकि वे बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम कर सके। वर्तमान में तो ये सारी चीजें नहीं है, वर्तमान दबाव, राजनीतिक दबाव ना हो। कितना दबाव है मुझे भी पता है, आपको भी पता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है मेरे भाई? तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? या तो 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष होता है। 65 वर्ष, जो भी पहले हो उसके अकॉर्डिंग इनका जो है रिटायरमेंट होता है। तो देख लो, 5 वर्ष नहीं होगा, 6 वर्ष, 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे देखो, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन यदि उनकी आयु 65 वर्ष पहले पूरी हो जाती है तो उन्हें पद छोड़ना पड़ता है, यानी जो भी पहले हो, ठीक है ना। ये चीज याद रखना। इनका वैसे तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भाई 63 वर्ष की आयु में जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन जाता है तो वो 2 साल ही काम करेगा, 65 के बाद जो है वो रिटायर हो जाएगा। ये चीज याद रखना। कभी आपको लगे कि 63 साल के बाद भी वो 6 वर्ष तक जो है अपनी सेवा देगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। नहीं, 4 हुआ नहीं क्या? 4 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने डिटेल से बताया है। आई होप इनके बारे में बताना बहुत जरूरी था। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? और वर्तमान में आप मुझे बता दो भाई, वर्तमान अप्रैल 2026 तक भारत के, चलिए भारत और हरियाणा दोनों के बताओ। चलो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ठीक है, ये फटाफट आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। और इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं मेरे भाई। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुकुमार सेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। और सुकुमार सेन के बारे में मैं डिटेल से आपको बता के आया हूं, और सेम चीज यहां पे लिखी गई है, प्लीज पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। मैं पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा, हालांकि मैं बता चुका हूं। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था भाई 25 जनवरी 1950 में हुआ था। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और क्या लिखा गया है? सुकुमार सेन के सामने बड़ी चुनौती थी देश के पहले आम चुनाव 1951-52 को निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाना। सुकुमार सेन एक भारतीय सिविल सेवक ICS थे भाई। उन्होंने न केवल भारत के पहले 2 आम चुनाव को करवाया, 1952 और 57 2 बार करवाया था इन्होंने, याद रखना। पहली बार 1952, दूसरी बार 1957 मेरे भाई, ठीक है। ये सूडान के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। इसकी हिस्ट्री मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ मेरे भाई। आई बात समझ में यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मेरे भाई, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की कर दी गई थी? 61वें संविधान संशोधन के तहत। 1988 के तहत क्या कर दिया गया था? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना भाई। 42वां नहीं, 44वां नहीं, 61वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 42वां कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 44वां कब हुआ था? 1978 में हुआ था। 61वां कब हुआ था? 61वां कब हुआ था? 1988 में हुआ था। आई बात समझ में? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर? नीचे लिखा भी होगा, ये देखो। भारत में मताधिकार की आयु सीमा में बदलाव। भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार है। मूल संविधान में यह आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। जब ये आयोग बना था ना, यानी कि जब भारत आजाद हुआ था, उस समय जो है 21 वर्ष जो है निर्धारित की गई थी एज, यानी कि उस समय 21 वर्ष का जो है व्यक्ति वोट डालता था। लेकिन 61वां संविधान संशोधन हुआ 1988 में। इस समय जो है
राजीव गांधी की सरकार के दौरान 1988 में 61वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसे 1989 में लागू किया गया। इसके दौरान मतदान की आयु 21 से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दी गई थी मेरे भाई। आई बात समझ में यहाँ तक। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, चुनाव के दौरान आचार संहिता को कौन लागू करता है। तो चुनाव के दौरान जो है आचार संहिता कौन लागू करता है। गृह मंत्रालय नहीं लागू करता, सर्वोच्च न्यायालय नहीं लागू करता, योजना आयोग नहीं लागू करता, निर्वाचन आयोग करता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए आचार संहिता जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है मेरे भाई। ठीक है, आचार संहिता की बात करूं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए बनाए गए दिशा निर्देशों का एक ग्रुप है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सत्ताधारी दल अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके और अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के समान अवसर जो है मिल सके मेरे भाई। ठीक है, आचार संहिता का सिर्फ इतना सा बेसिक फंडा है कि वर्तमान में जो सत्ता चल रही है, अब जो है बीजेपी चल रही है, तो अगर ये चीज ना होती, आचार संहिता नहीं होती, तो भाई बीजेपी नहीं, कोई भी अगर सत्ता में होता तो वो उसका दुरुपयोग कर सकता था, अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता था, सामने वाले को कुछ भी कर सकता था मेरे भाई। ठीक है, तो इसीलिए चुनाव जो है आचार संहिता लगाई जाती है, ताकि सभी को बराबर जो है बराबर जो है हक मिल सके, बराबरी का जो है हक मिल सके मेरे भाई। ठीक है, लागू करने की शक्ति निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही इसे लागू कर देता है। मतलब कि जिस दिन ये डेट घोषणा होती है ना कि भाई इस तारीख से लेके इस तारीख तक जो है चुनाव करवाए जाएंगे, तो उसी दिन से जो है आचार संहिता जो है लागू हो जाती है। इसे लागू होते ही सरकार कोई नई योजना, वित्तीय अनुदान या बड़ी नियुक्तियां नहीं कर सकती जो मतदाताओं को प्रभावित कर सके मेरे भाई। ठीक है, दंडात्मक शक्ति की बात करूं, यदि कोई उम्मीदवार या दल इन नियमों का उल्लंघन करता है तो निर्वाचन आयोग उन्हें प्रचार करने से रोक सकता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 काफी इजी है, आप सभी को पता भी होगा। इसमें क्या पूछा गया, ईवीएम का फुल फॉर्म पूछा है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसकी जो है फुल फॉर्म हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई। ईवीएम का अर्थ हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग मतों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। ऐतिहासिक उपयोग की बात करूं तो भारत में चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शिता और तेज बनाने के लिए इसे पेश किया गया था। 1990 के दशक के अंत में इसका प्रयोग शुरू हुआ और 2004 के लोकसभा चुनाव में इसे पूरे भारत में अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया। याद रखना, लोकसभा में जो है 2004 में जो है चुनावों में इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। फायदे क्या हुए, ईवीएम के उपयोग से बैलेट पेपर छपने की लागत बचती है, वोटों की निगरानी बहुत तेजी से होती है और अमान्य मतों, इनवैलिड वोट्स की समस्या जो है खत्म हो जाती है। वर्तमान में तो दोबारा से कह रहे हैं भाई बैलेट पेपर पर जो है चुनाव करवाओ, पता चल जाएगा कौन कितना पानी में है, बीजेपी पानी में या फिर कांग्रेस पानी में है, ये पता चल जाएगा। खैर बैलेट पेपर चलो देखते हैं क्या होता है, इन फ्यूचर की बात है। वीवीपैट, वर्तमान में पारदर्शिता के लिए ईवीएम के साथ वीवीपैट की फुल फॉर्म याद रखना, वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल मशीन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसके साथ जोड़ी जाती है जिससे मतदाता देख सकता है और उसका वोट सही उम्मीदवारों को हो गया है या फिर नहीं मेरे भाई। आई बात समझ में। इसके बाद हम चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, तो प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है मेरे भाई, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके पास है। तो भाई किसी को राष्ट्रीय दल का दर्जा कौन देता है, तो जाहिर सी बात है संसद नहीं देती, राष्ट्रपति नहीं देती, निर्वाचन आयोग देता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो यहां से इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेना, सारी चीज मैंने यहाँ पे लिख दी गई है, बस आपको पढ़ने का काम करना है मेरे भाई। ठीक है, कंटेंट लाने का काम मेरा है, मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपको सेपरेटली भी किसी टॉपिक्स के बारे में कुछ डिटेल चाहिए, क्या आपको लगता है कि भाई ये टॉपिक भी कराओ यार, तो डेफिनेटली वो भी मैं करवा दूंगा, बस आप करने वाले बनो मेरे भाई। आई बात समझ में, ये सारी चीजें पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है मेरे भाई, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो इसके बारे में भी बताया था, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया ना, वैसे ही जो है किसको, सीईसी को हटाने की प्रक्रिया है, दोनों की सेम है। तो राष्ट्रपति की इच्छा के द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं, उसी प्रक्रिया से जिससे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसके बारे में भी ये डिटेल से आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मेरे भाई, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, 25 जनवरी
1950 को जो है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है कब बनाया जाता है? 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाता है। निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए वर्ष 2011 से हर साल, ये चीज भी याद रखना, ये क्वेश्चन में पूछी गई है बहुत बार वनडे एग्जाम से। बताइए किस वर्ष से जो है हर साल निर्वाचन मतलब ये क्या बोला गया, निर्वाचन आयोग स्थापना दिवस जो है किस वर्ष से हर साल मना रहा है भारत? तो आपको याद रखना है 2011 से जो है प्रत्येक वर्ष हम इसको जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है मेरे भाई, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किस चुनाव का संचालन नहीं करता है? तो ये भारतीय निर्वाचन आयोग की यहाँ पे बात कर रहा है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से कौन से चुनाव नहीं करवाता है? राष्ट्रपति का चुनाव तो करवाता है भारतीय निर्वाचन आयोग, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी जो है भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है, संसद के चुनाव भी भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है, लेकिन नगर पालिकाओं और पंचायतों का चुनाव जो है ये कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है मेरे भाई। राज्य निर्वाचन आयोग ये करवाता है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है राइट ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। एवरीथिंग यहां पे लिख दिया गया है। देखो भारत का निर्वाचन आयोग जो है किसके जो है इलेक्शन करवाता है? तो ये देखो संसद के इलेक्शन करवाता है, लोकसभा और राज्यसभा के, राज्य विधानमंडलों, विधानसभा और विधान परिषद के ये चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों का जो है अधीक्षण करता है, निर्देशन और नियंत्रण करता है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग किसके जो है इलेक्शन करवाता है? याद रखना, ये राज्य निर्वाचन आयोग जो है, कभी आपको लगे राज्य निर्वाचन आयोग जो है राज्य का सब कुछ करेगा, तो जो विधानमंडल के हमारे चुनाव होते हैं ना, विधानमंडल तो आप समझ रहे हैं ना, विधानमंडल और विधान परिषद, विधानमंडल में हमारे हरियाणा के कितने सदस्य हैं? 90 सदस्य हैं। तो इनका चुनाव आप ये मत कराना कि भाई राज्य निर्वाचन आयोग इनका चुनाव कराएगा। इनका जो चुनाव है ना वो भारत का निर्वाचन ही करवाता है। याद रखना, राज्य निर्वाचन आयोग सिर्फ एक काम करवाता है, ये किसके चुनाव करवाता है? ये सिर्फ पंचायत के चुनाव करवाता है। और किसके चुनाव करवाता है? नगर पालिका के चुनाव कराता है। सिंपल सी बात है बस, पालिका, इन दोनों के चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। 73वें 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत प्रत्येक राज्य में एक स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया। यह आयोग नगर पालिका और पंचायतों के जो है चुनाव के लिए उत्तरदायी है। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है मेरे भाई, ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो दिनेश गोस्वामी का संबंध किससे हो जाएगा मेरे भाई? निर्वाचन सुधारों से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको डिटेल से देख लेते हैं, काफी आराम से, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, ये समितियों से क्वेश्चन पूछ लेता है अक्सर। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं मेरे भाई। भारत में चुनावी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शिता और निष्पक्ष बनाने के लिए समय समय पर कई समितियों का गठन किया गया है। दिनेश गोस्वामी समिति इनमें से एक प्रमुख समिति है मेरे भाई। समिति का गठन यानी किस समिति की बात कर रहे हैं? दिनेश गोस्वामी समिति की यहां पर ये बात कर रहा है। 1990 में तत्कालीन वीपी सिंह सरकार द्वारा चुनाव सुधारों पर सिफारिश देने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। दिनेश गोस्वामी उस समय भारत के विधि और न्याय मंत्री होते थे मेरे भाई। इनका समय भी याद रखना, कई बार क्या देता है, एक साइड तो है समिति दे देगा और दूसरी तरफ क्या दे देगा? ईयर दे देगा, वर्ष दे देगा मेरे भाई, और कह देगा भाई अब मैच द फॉलोइंग जो है करके मेरे को बताओ। ठीक है, तो ईयर भी याद रखना। मुख्य सिफारिशें इनकी जो है आप यहां से मुख्य सिफारिशें देख लेना। किसकी मुख्य सिफारिशें थी ये? तो ये जो गोस्वामी समिति थी ना, इन्होंने ये जो है सिफारिशें दी थी मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब यहां पे कुछ ऑप्शंस और दिए गए हैं, जैसे कि बैंकों के सुधार से समिति को क्या बोला जाता है? तो बैंकों के सुधार से एक समिति बनाई गई थी जिसका क्या नाम जाना जाता है? नरसिम्हन समिति मेरे भाई। ठीक है, नरसिम्हन समिति मेरे भाई। तो ये चीज याद रखना, बैंकों से सुधार से समिति कौन सी हो जाएगी? नरसिम्हन समिति हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद पंचायती राज से आप सभी जानते हैं बलवंत राय मेहता का नाम आता है यहाँ पे, बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता। अशोक मेहता समिति कब बनी थी? 1977 में बनी थी। इसने 2 स्तरीय मॉडल दिया था। बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी? 1957 में बना था। इसने 3 स्तरीय मॉडल दिया था। आई बात समझ में? ये सारी चीजें आई होप आपको पता होगा। अच्छा, एक चीज और दी गई है यहाँ पे, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित कौन सी जो है आयोग का गठन किया गया था? तो सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। सरकारिया और
पुंछी आयोग, इनका गठन किया गया था। किसके लिए किया गया था? केंद्र और राज्यों के संबंध से रिलेटेड जो है चीजों को सोल्व करने के लिए इनका गठन किया गया था मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया मेरे भाई? तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि चुनाव में नोटा विकल्प का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? 2004 में तो नहीं किया गया, 2013 में ही किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। भारतीय चुनाव प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव था, यानी कि किसी को वोट नहीं देना। मतलब मुझे पता है कि डैश भी चोर है और डैश भी चोर है, नाम नहीं लूंगा, आप समझदार है, ठीक है। डैश भी चोर है और डैश भी चोर है। मैं किसी को वोट नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ नन के ऊपर क्लिक करूंगा, यानी कि नन ऑफ द अबव, मैं किसी को वोट नहीं देना चाहता, ये इसका मतलब है मेरे भाई, ठीक है। ये यहां से आप पढ़ लेना सारी डिटेल। 27 सितंबर 2013 सारी चीज मैंने यहां पे लिख दी है। पहली बार प्रयोग कब हुआ था? तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने नवंबर 2013 में 5 राज्यों छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पहली बार नोटा का विकल्प प्रस्तुत किया था। अगर लोकसभा की बात करें तो यहां पे देख लेना पूरे देश के स्तर पर 2014 के आम चुनाव लोकसभा में पहली बार ईवीएम पर नोटा का विकल्प उपलब्ध करवाया था। 2014 में ही चेंज हुआ था, बीजेपी की सरकार आई थी मेरे भाई, ठीक है। अब की बार बीजेपी सरकार वो वाली, चलो खैर, चलो ठीक है भाई, मेरे अकेले से कहने से तो कुछ होगा नहीं। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, हमारे जो हाथ में, हम वही चेंज करने की कोशिश करेंगे। स्टडी से मेरा ये मानना है कि भाई देखो, मिडिल क्लास का जो बच्चा होता है ना, मिडिल या फिर गरीब परिवार का जो बच्चा होता है, मैं खुद एक मिडिल क्लास से आता हूं भाई, इसमें बताने या फिर शर्म करने की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। अब इस बात पे कभी आप शर्म मत करना कि आप इस फैमिली में पैदा हो, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, मेंटेन करती है मेरे भाई, ठीक है। ये आपकी गलती नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे पैदा होना आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती है यहाँ पर मरना। अगर यहीं पे आप मर गए ना तो ये डेफिनेटली आपकी गलती है। इसको आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। अपने भाग्य से चेंज नहीं कर सकते, अपनी कलम के आधार पर, अपने कर्म के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर, अपनी कंसिस्टेंसी के आधार पर जो है इस चीज को आप चेंज कर सकते हो। आई बात समझ में? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मेरे भाई, मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के वेतन और भत्ते किसके समान होते हैं? तो किसके समान होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता, गरिमा बनाए रखने के लिए उनके वेतन और भत्तों को उच्च स्तर पर रखा गया। उच्च स्तर पर हाई इसीलिए रखा गया भाई, वो जो है पक्षपात ना करे, निष्पक्ष रहे। मतलब उनको पहले से इतनी सैलरी, हाई सैलरी दी जाती है ताकि वो सोच ना सके पक्षपात करने के मामले में भाई, ठीक है। तो समानता की बात करूं तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सीईसी और अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। वेतन का स्रोत की बात करूं तो इनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जिसका अर्थ है कि इनके कार्यकाल के दौरान इनमें उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन कम करना नहीं किया जा सकता मेरे भाई, ठीक है। शक्ति में समानता, कक्षा 11 की एनसीईआरटी के अनुसार भले ही पद के नाम में मुख्य लगा हो, लेकिन वेतन और निर्णय लेने की शक्ति के मामले में तीनों आयुक्त बराबर होते हैं। याद रखना, मतलब कि जो निर्णय लेगा ना, आपको लगता है कि भाई ये चीफ इलेक्शन कमीशन यानी कि ये मुख्य आयुक्त है और ये बाकी 2 नॉर्मल है, नहीं, जो डिसीजन लेंगे ये तीनों बराबर है, इन तीनों की शक्तियां है, इक्वल है मेरे भाई। ये चीज आप याद रखना मेरे भाई, ठीक है। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर है। और यहाँ पे जो है हमारा ये आज का जो टॉपिक था, जिसका नाम था भारतीय निर्वाचन आयोग, जो है कंप्लीट यहाँ पर खत्म होता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि टॉपिक आपको कैसा लगा, क्या आपको आसान लगा या मुश्किल लगा, कुछ चीजें आपको याद हुई या ना नहीं हुई, एवरीथिंग जो है फीडबैक आप मुझे बताएंगे। और अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दिया करो मेरे भाई, यही मेरे लिए मोटिवेशन का जो है काम करता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, कोई सजेशन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। डेफिनेटली हम बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। जो बच्चे कंटिन्यूटली ये सीरीज देख रहे हैं ना, ये पीछे से जो देखता आ रहा है, यकीनन उनके लिए बहुत सारी चीजें अच्छी होने वाली है इन फ्यूचर में आपके लिए। अभी भी आपके पास इनफ टाइम है हरियाणा पुलिस के एग्जाम और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मेरे भाई, ठीक है। तो जो तैयारी करने वाला है वो कभी भी तैयारी कर सकता है, कभी भी स्टार्ट कर सकता है मेरे भाई, ठीक है। मेरे साथ चलना चाहते हो तो डेफिनेटली चैनल के अंदर आ जाना और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी? पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तो तब तक के लिए नमस्कार।